क्या इन लोगों को, मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। 4 हॉस्पिटल धक्के खा के उसको मरने का कैसे छोड़ दूं मैं। ये असलम खान है जो अपनी बीमार बीवी रूबी को दिल्ली के एक सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल लेकर आए थे। इधर वो पहुंचे जब उनको 3 और अस्पताल ने वापस भेज दिया, क्योंकि एक बुरे चेस्ट स्कैन के बावजूद उनके पास एक टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी ये दिखाने के लिए कि उनकी बेबी कोविड पॉजिटिव है। जबकि ये सीन है मुंबई से। सबसे पहले तो जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे स्टाफ हैं हेल्पिंग हैंड, ठीक है, वो पेशेंट की डिटेल्स लेते हैं। वो डिटेल्स लेने के बाद हम फिर पेशेंट से फिर से बात करते हैं कि कैसे उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, क्या है, उनको किस जहाँ कुछ टाइम पहले डेली 10,000 केसेस हो रहे थे और जहाँ पेशेंट एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक नहीं रहे, बल्कि कई वॉर रूम्स मैनेज कर रहे हैं कि किस पेशेंट को किस अस्पताल में जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर दिल्ली या फिर मुंबई के पेशेंट का ऐसा ही अनुभव रहा है, पर ये वीडियोस हमें एक उदाहरण देते हैं कि कैसे लोगों के एक्सपीरियंस डिफरेंट है दिल्ली में और मुंबई में। तो क्या कारण है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में लोग तड़प तड़प के एक जगह से दूसरी जगह तक भाग रहे हैं, पर मुंबई में अब ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। केस लोड, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, पॉपुलेशन, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली और मुंबई के डिफरेंस के बीच। पर इस वीडियो में हम एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं, इसको कहा जाता है ट्रियाज। Imagine you're a doctor and have a 30-year-old patient and an 80-year-old both infected with the coronavirus. Who do you choose? ट्रियाज एक तरीका होता है लोगों को बांटने का उनकी मेडिकल ज़रूरतों के हिसाब से। यह इमरजेंसी रूम्स, डिजास्टर्स और वॉर के टाइम किया जाता है। बेसिकली ट्रियाज एक सिस्टम है ऐसे वातावरण में जब मेडिकल रिसोर्सेज बहुत कम है और हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये रिसोर्सेज किसको मिलनी चाहिए। माना जाता है कि ये ट्रियाज का सिस्टम डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान, जब युद्ध की वजह से कई ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी, और इस चीज़ का श्रेय दिया जाता है डोमिनिक जॉन लारी को। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये ट्रियाज सिस्टम और डेवलप हो गया था। वैसे ब्रिटिश मिलिट्री ने ट्रियाज सिस्टम यूज़ किया था अपने घायल सोल्जर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। वो सोल्जर्स जो ज़्यादा घायल नहीं थे उनको प्रायोरिटी दी गई थी और उनको तुरंत लड़ने के लिए भेज दिया गया था। जिनको ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी उनको एक फील्ड अस्पताल में भेजा गया था, और लास्ट प्रायोरिटी दी गई थी उन सोल्जर्स को जिनकी बचने की चांसेस बहुत कम थी। अब हमारी मॉडर्न दुनिया में ये ट्रियाज सिस्टम चेंज तो हुआ है, पर उतना रेलेवेंट भी है। जैसे ये तस्वीर है यूएस के 9/11 अटैक के बाद, जहाँ कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स ट्रियाज सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं। ये फोटो एक स्वीडिश ट्रियाज सेंटर की कोविड पेशेंट्स के लिए, जबकि ये है चेन्नई का कोविड ट्रियाज सेंटर। अब ट्रियाज से फ़ायदा क्या होता है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रियाज की वजह से जो मेडिकल रिसोर्सेज होती है वो उन लोगों को दी जाती है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिनकी सर्वाइवल की चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे ये एक उदाहरण है एक ट्रियाज चार्ट का, जहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जिनकी ज़िंदगी को खतरा है पर उनकी सर्वाइवल चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी प्रायोरिटी है उन लोगों के लिए जिनकी ट्रीटमेंट कुछ समय बाद की जा सकती है बिना उनकी ज़िंदगी जोखिम में डाले हुए। फिर तीसरा ग्रुप है वो जिनके घाव बहुत कम है। चौथा ग्रुप है उन लोगों का जिनकी हालत बहुत गंभीर है, पर या तो जितनी मेडिकल रिसोर्सेज की आवश्यकता उनको है उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर उनकी बचने की संभावना बहुत कम है, और इसी वजह से उनको बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है। और ऐसे सिस्टम के चलते इस कोविड जैसी सिचुएशन में अस्पतालों को उनको मना करना होता है। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि ये ट्रियाज करना तो बहुत आसान है, बस किसी को गाइडलाइंस बनानी है और फिर ये गाइडलाइंस अस्पतालों को देनी है फॉलो करने के लिए, पर ये इतना ईजी नहीं है। एक अच्छे ट्रियाज सिस्टम के लिए आपको डेटा कलेक्शन, डेटा अपडेटिंग और कोऑर्डिनेशन हर 1 सेकंड करनी होती है, और इस चीज़ को समझने के लिए मुंबई का उदाहरण लेते हैं। बीएमसी ने अपने 24 वार्ड में वॉर रूम बनाए हैं। ये 24 घंटा चालू रहता है, 24 घंटा, और ये 3 शिफ्ट में काम होता है यहाँ पे। मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी के हिसाब से उनको ये पहले सीख मिल गई थी कि ट्रियाजिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है इस पैंडेमिक के लिए, और इसी सीख से बीएमसी ने कई वॉर रूम्स क्रिएट करे मुंबई में। मुंबई में 24 वार्ड है और बीएमसी ने हर वार्ड में एक वॉर रूम क्रिएट किया। अब सबसे पहले इन 24 वॉर रूम को कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की एक लिस्ट आती है प्राइवेट और गवर्नमेंट लैब से जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं।
डेली 2 बार इन सारी टेस्टिंग लैब्स को बीएमसी को बताना होता है कि कौन से पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनफैक्ट इन वॉर रूम्स को पेशेंट से पहले पता चल जाता है जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस जानकारी से वॉर रूम्स कोविड पेशेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिनको उनको कॉल करना होता है। वॉर रूम्स बस लैब्स पर निर्भर नहीं करती इस लिस्ट के लिए। इन वॉर रूम्स को उन लोगों से भी कॉल आते हैं जिनको खुद लगता है कि वो कोविड-19 पेशेंट्स हैं पर जिनकी कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके अलावा कई हेल्थ वर्कर्स भी हैं जो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 से संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। हर वॉर रूम में ब्रॉडली 3 तरीके के लोग हैं। पहले हैं वो लोग जो बीएमसी के स्कूल टीचर्स हैं और जिनकी जिम्मेदारी होती है कॉल करना। दूसरे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो डेटा को डालते हैं सिस्टम में। और तीसरे हैं डॉक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। टीचर्स लिस्ट के हर व्यक्ति को कॉल करते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, सिम्टम्स, कोमॉर्बिडिटीज, वैक्सीन स्टेटस और किस तरीके के घर में वो रहते हैं ये नोट डाउन करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है कि वो कौन से घर में रहते हैं। डॉक्टर प्राची यादव जो के ईस्ट वार्ड के वॉर रूम की इंचार्ज है वो बताते हैं कि ये जानकारी उनको मदद करती है ये डिसाइड करने के लिए कि होम आइसोलेशन में पेशेंट को रखा जा सकता है या फिर उनको एक सरकारी फैसिलिटी में मूव करना होगा उनको आइसोलेट करने के लिए। ये जानकारी फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एक डेटाबेस में डालते हैं और फिर ये डैशबोर्ड टीचर्स को दिखता है जहाँ उनको पूरे मुंबई की सरकारी अस्पतालों की बेड अवेलेबिलिटी बताई जाती है। अब इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और भरना टीचर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी आती है डॉक्टर्स की। इस डेटा के जरिए डॉक्टर्स पेशेंट्स की प्रायोरिटी लेवल डिसाइड करते हैं, किनको अस्पताल के बेड की ज़रूरत है और किनको नहीं, किनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और किनको नहीं। और फिर वो सरकारी अस्पताल और कोविड-19 फैसिलिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जिन पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उधर एम्बुलेंसेस भेजी जाती है और अगर उनके वार्ड में कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है तो वॉर रूम उनको एक दूसरे वार्ड में एक बेड एलोकेट कर देता है। ट्रियाज सेंटर का काम बस एक क्रिटिकल पेशेंट तक सीमित नहीं है कि आपने एक एम्बुलेंस भेज दी और आपका काम खत्म हो गया। एक ट्रियाज सेंटर को माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है ताकि उनकी कंडीशन और ख़राब ना हो जाए। और यहाँ टेली कंसल्टेशंस काम आती हैं जहाँ डॉक्टर्स वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए पेशेंट्स की हालत मॉनिटर करते हैं। अब इस सिस्टम के 3 फायदे हैं। पहला, क्योंकि वॉर रूम्स को पूरी जानकारी होती है वो पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि उनको हॉस्पिटल मिल सकता है या फिर नहीं। दूसरा कि इससे पेशेंट और उनके परिवार की जो चिंता या फिर घबराहट होती है वो कम हो जाती है क्योंकि उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भागना नहीं पड़ता। तीसरा कि इससे वायरस को कंट्रोल में लाना भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे बीएमसी के चीफ ने बताया कि एक सिंगल पेशेंट 200 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है अगर वो एक अस्पताल बेड के लिए भटक रहे हैं। पर ये सिस्टम तभी काम करेगा जब पेशेंट डायरेक्टली अस्पताल नहीं बल्कि वॉर रूम के जरिए जाएंगे और इसीलिए बीएमसी ने कहा है कि केवल वॉर रूम ही बेड को एलोकेट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पेशेंट बहुत ही गंभीर है तो बिना वॉर रूम के उनको कोई एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी अस्पताल में या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स बीएमसी के अंडर नहीं आते और बीएमसी ने कहा कि क्रिटिकल पेशेंट्स को एडमिशन दे दिया जाना चाहिए अगर उन्होंने वॉर रूम को कॉल ना भी किया हो। पर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को इमीडिएटली वॉर रूम को इन्फॉर्म करना होगा ताकि उनके डैशबोर्ड को अपडेट किया जा सके। अब इस सिस्टम की खास बात यह है कि जो जिम्मेदारी है वो वार्ड लेवल में दी जा रही है और ना कि शहर के कमांड सेंटर में। इसकी वजह से जो पेशेंट को रिस्पॉन्स मिलता है वो जल्दी मिल जाता है। और इस सिस्टम की वजह से जैसे चेन्नई के कमिश्नर ने बताया जहां ट्रायल सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं कि लाचार पेशेंट सड़कों पर ट्रीटमेंट के लिए इंतजार नहीं कर रहे होते जैसा हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो सभी जगह अंदर से कोई जाएगा, जगह बनेगी तभी देंगे ना अंदर। 2 दिन से उनको लेके जिंदा रख के अपने गाड़ी में ऑक्सीजन लगा के घूम रहे थे। दिल्ली में एक ट्रियाज पॉलिसी बनाई गई थी अप्रैल 2020 में और सरकार ने ये तक कहा था कि पेशेंट्स का ट्रियाज 1 घंटे में कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली की पॉलिसी के प्रोसीजर्स मुंबई के प्रोसीजर्स जैसे ही हैं। एक पेशेंट के पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद उनको अस्पताल भेजा जाएगा या फिर होम आइसोलेशन के लिए बोला जाएगा। होम आइसोलेशन के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट की टीम उनको मॉनिटर करेगी। अगर उनकी सिचुएशन और बिगड़ती है तो उनको अस्पताल भेजा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर उनके लिए एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे। पर दिल्ली की ये पॉलिसी बस पेपर पर ही मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस ने 7 पेशेंट से बात करी जो अप्रैल में पॉजिटिव पाए गए थे और इन 7 में से बस एक व्यक्ति के पास ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कॉल आया। जिस वजह से जहां मुंबई के लोगों को वॉर रूम अस्पताल भेज रहे हैं, दिल्ली में लोगों को अपना लक खुद आजमाना होता है। दिल्ली का ये सिस्टम कई कारणों की वजह से काम नहीं कर रहा।
पहला है कि दिल्ली में कई लोगों के लिए टेस्ट रिपोर्ट्स डिले हो जाती हैं, इसीलिए जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनको कॉल करते हैं उनका तीसरा या फिर चौथा दिन हो जाता है पॉजिटिव होने का, ना कि पहला दिन। दूसरा है कि दिल्ली में केस लोड इतना ज़्यादा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को बहुत कॉल करने पड़ेंगे। अब जब लिस्ट लंबी है तो हर कॉल में डिले तो हो ही जाता है। तीसरा, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कॉल कर भी लिया और एक एम्बुलेंस भी भिजवा दी, पर हॉस्पिटल्स में बेड ही अवेलेबल नहीं है। अब जब बेड्स ही नहीं दिला पा रहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स तो लोगों को लगता है वो अपना लक ही आजमा ले खुद ही ट्राई करके। दिल्ली के एक चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से प्रॉब्लम है कि दिल्ली के सिस्टम बना तो लिए थे पर किसी ने ये चेक नहीं किया था कि ये सिस्टम इस कैपेसिटी को हैंडल कर भी पाएगा। और पिछले महीने भी दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि अस्पतालों को ये इंश्योर करना चाहिए कि ट्रियाज एरियाज में सारी चीज़ें मौजूद हो और पेशेंट को 10 मिनट से ज़्यादा वेट ना करना पड़े। पर जब तक सरकार मॉनिटर नहीं करेगी कि क्या सिचुएशन है, उनको पता ही नहीं होगा कि सिस्टम को कैसे चेंज करना है। पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल्स खुद ट्रियाज करें, क्योंकि उधर इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और उधर स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए ट्रियाज की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वॉर रूम्स को दे देनी चाहिए जो अस्पताल के बाहर हो और जहाँ प्रेशर थोड़ा कम हो। ट्रियाज सेंटर्स की ज़रूरत हम कई और इंडिया के पार्ट्स में देख चुके हैं, जैसे तमिलनाडु और केरला। पर हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि एक ट्रियाज सिस्टम के लिए हमें बहुत आलीशान वॉर रूम और बड़े स्क्रीन और कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे हमने मुंबई का एग्जाम्पल देखा, हमें एक नेटवर्क चाहिए होता है, डॉक्टर्स का, टीचर्स का, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का और ऑन द ग्राउंड वॉलंटियर्स का। और ऑन द ग्राउंड वॉलंटियर्स बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति टेस्टिंग के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए 15 अप्रैल तक चेन्नई में 8000 वॉलंटियर्स लोगों का बुखार चेक कर रहे थे। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ट्रियाज कोई गोल्डन सोल्यूशन नहीं है जो कोविड को पूरी तरह हरा देगा। मुंबई में कई बार पेशेंट्स को 1-2 दिन तक वेट करना पड़ रहा है एक ऑक्सीजन बेड के लिए। तो ट्रियाज कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, पर वो ऐसा सिस्टम है जो एक महामारी के दौरान इंश्योर करता है कि मेडिकल रिसोर्सेज ढंग से यूज़ करी जाए। और मुंबई ने ये बहुत अच्छी तरह करके दिखाया, क्योंकि उधर की बीएमसी ने जिम्मेदारी भी ली है और लोगों का भरोसा भी है सिस्टम में। जबकि दिल्ली में हमें पता ही नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर डीडीए है। और इस कंफ्यूजन के चलते ही लोगों का सिस्टम पे भरोसा भी नहीं है। इसीलिए असलम खान की तरह लोग आत्मनिर्भर हैं और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तड़पते हुए भाग रहे हैं। थके लोग मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा।